नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में 3 साल बाद हो रही सीईटी की परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम नैब सैनी ने कहा कि इस परीक्षा को लेकर हर स्तर पर सरकार की तैयारियां हो चुकी हैं। बता दें कि इन भर्तियों पर सरकारी दफ्तर के चपरासी से लेकर सरकार में बैठे वीवीआईपी तक की नजर रहती है। करीब 13.5 लाख आवेदकों ने भर्ती के लिए अप्लाई किया है। ये परीक्षा परीक्षार्थियों के लिए ही नहीं, भर्ती आयोग और खुद सरकार के लिए भरोसा जगाने वाला अवसर भी है। परीक्षा देने जाने वाले सुबह 4 बजे से ही रोडवेज की बसें उन्हें मिलने लगेंगी और वो जाने लगेंगे। सुरक्षा के भी व्यापक और सख्त इंतजाम हैं, इसलिए आमजन को सड़कों पर 2 दिन भीड़भाड़ और रोडवेज की बसों की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सीईटी की परीक्षा को लेकर क्या है सरकार की तैयारियां, ये सवाल है। तो सीईटी की परीक्षा बेहद अहम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और इसके बाद सरकार के भरोसे की भी परीक्षा है। नकल रहित बनाना, पूरी तरह से पारदर्शी बनाना, ट्रांसपेरेंसी के साथ, और किसी भी तरह से दाग न लगे सरकार के कार्यकाल पर और सरकार की जो भूमिका है उस पर। इसको लेकर सैनी सरकार पूरी तरह से तैयार है। हर स्तर पर तैयारियां की गई हैं। और अब बता दें कि 26 और 27 जुलाई को 2 शिफ्टों में यह परीक्षा होगी। कितनी तैयारियां हैं सरकार की और जो परीक्षार्थी हैं, जो कैंडिडेट्स वहां पर पहुंचेंगे, उनमें किस तरह का उत्साह होगा और सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है परीक्षा हो सकती है, ये सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे हमारे सहयोगी। हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से टोटल टीवी के एसिड एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसिड एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। 2022 के बाद प्रदेश में सीईटी के लिए 26-27 जुलाई को 2 शिफ्टों में परीक्षा हो रही है। तब ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी। 2025 में डी ग्रुप की हो चुकी, अब सी ग्रुप की परीक्षा सरकार और भर्ती आयोग के लिए अग्नि परीक्षा के समान है, क्योंकि परीक्षा देने वालों की संख्या लाखों में है। कुल 13,48,000 आवेदक हैं। इनके लिए 1,300 सेंटर्स बनाए गए हैं। 12,000 बसें सुबह 4 बजे और इसके बाद चलनी शुरू हो जाएंगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा। तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। सब स्कूलों की छुट्टी हमने डिक्लेयर कर दी है। परिवहन व्यवस्था हमारी बिल्कुल एकदम पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर दी है। किसी भी बच्चे को आने जाने में कोई कठिनाई ना हो, उनको किसी तरह की असुरक्षा ना हो, वो तमाम इंतजाम हमारे बिल्कुल एकदम पूर्ण हो गए। गौरतलब है कि सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम अंतिम चरण में है। इन्हें अच्छी तरह चेक भी किया जा रहा है। 2 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे। जहां जहां परीक्षा केंद्र बने हैं वहां आसपास इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी। दूर दराज वाले सेंटर्स पर परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को शुक्रवार को भी रोडवेज की बसों में सफर करने की सुविधा दी गई है। चूंकि ये परीक्षा बड़ी इसलिए है कि 3 साल बाद हो रही है और ग्रुप सी की सरकारी नौकरी के लिए लाखों बेरोजगार युवक युवतियां लाइन में हैं। इसलिए भर्ती आयोग और सरकार के लिए परीक्षा की पवित्रता और साफ सुथरा संचालन एक तरह से अग्नि परीक्षा है। लीजिए सरकार के मुखिया सैनी साहब। सीईटी का बड़ा पेपर है। लाखों की संख्या में बच्चे इधर से उधर जा कर के वो अपना पेपर देने वाले हैं। हमने बच्चों को कोई पेपर देने में दिक्कत या जुम्मस ना आए, उसके लिए हमारी पूर्ण तैयारी है। 26 और 27 तारीख को बच्चे सीईटी का पेपर देंगे। गौरतलब है कि सुबह परीक्षा का समय 10 बजे से 11:45 और शाम का समय 3:15 से शाम 5 बजे तक रहेगा। इस बार निजी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी सिर्फ ऐसे सेंटर्स पर लगी है जहां सेंटर्स की संख्या ज़्यादा है, वरना सरकारी स्कूल के शिक्षक ही ड्यूटी पर लगाए गए हैं। मैं ये चाहूँगा कि हमारे बच्चे अपने मिशन में कामयाब हो
उनकी मेहनत, उनका परिश्रम उनके भविष्य को सुधारे, संवारे और वो जीवन में अपने सपनों को पूरा कर सके। इसी शुभकामना के साथ मैं उनको बहुत धन्यवाद भी दूंगा कि आप लोक प्रशासन में ईमानदारी से अपनी सेवाएं देने के काबिल हैं। अब जिसका नंबर पड़ेगा मेरिट के आधार पर वो आए और समाज की सेवा में तल्लीन हो जाए। सेंटर्स के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू होगी। पार्किंग 200 मीटर दूर हो सकती है। 200 फ्लाइंग टीम्स बनाई गई हैं। नकल करते पकड़े जाने पर 5 साल तक फिर सीईटी की परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। गुड लक। सरकारी तौर तरीके जानने वाले देसी भाषा में क्लर्क बाबू को राजा कहते हैं। सरकारी दफ्तरों में बड़ी से बड़ी फाइल की शुरुआत क्लर्क से होती है, यानी क्लर्क ही किसी फाइल का बेस होता है। इन्हीं क्लर्कों की भर्ती के लिए अब हरियाणा में 2 दिन तक गहमा गहमी रहने वाली है। सहयोगी डिम्पी मल्होत्रा और श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो। तो हरियाणा में 3 साल बाद सीईटी की परीक्षा होने जा रही है। कल जो तारीख है वो तय हो गई है और कल और परसों यानी 26 और 27 तारीख को होगी। समय भी तय किया गया। सुबह 10 बजे से पहली पाली की 11:15 बजे तक और दूसरी शिफ्ट होगी 3:15 बजे से 5 बजे तक। तो कितनी तैयारियां सरकार की हैं, सवाल बड़ा सवाल है। देवेंद्र, किस तरह से तैयारियां सरकार ने की? हालांकि सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि भरोसे की परीक्षा और सरकार पूरी तरह से तैयार है। वहीं शिक्षा मंत्री प्रदेश के महिपाल ढांडा भी कह रहे हैं कि बच्चों को शुभकामनाएं, व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद है, चाहे वो परिवहन व्यवस्था की बात हो। क्या तैयारियां देख रहे हैं? देखिए सौरभ, पिछले एक पखवाड़े से तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने मेरे हिसाब से 2 या 3 बार डीसी से एसपी साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा की है, मीटिंग ली है और अभी 3 दिन पहले भी डीसी एसपी को संबोधित किया है। मेरे को लगता है मुख्यमंत्री खुद बारीकी से नजर रखे हुए हैं। दरअसल जिस तरीके से एग्जाम्स को लेकर, चाहे वो सरकारी नौकरियों का एग्जाम हो, स्कूल कॉलेज के हो, इवन एमबीबीएस के भी जी बहुत सारे पर्चे लीकेज हुए, पेपर टाइम से पहले आउट हो गया या किसी परीक्षार्थी की जगह पेपर दूसरे ने दिए, इस तरह की तमाम चीजें इंस्टांसेस हरियाणा में है। क्योंकि ये बड़ी परीक्षा है और हमने कई लोगों से बात की, उन बच्चों का ये कहना था कि 3 साल से तैयारी करूं, क्योंकि आपको बता दो ये पेपर हर साल होना था। हाँ। जब ये एक प्रोजेक्ट बना था कि सीईटी के जरिए सरकारी भर्ती होगी सी और डी ग्रुप की, लेकिन तब ये भी था कि मनोहर लाल जी थे कि हर साल ये परीक्षा हुआ करेगी, लेकिन 2022 के बाद अब ये परीक्षा हो रही है। तो 2022 में हुई थी, उसके बाद सीईटी की तैयारी में बहुत सारे बच्चे कर रहे थे जो एमए बीएड है या एमटेक है, बीटेक है, अच्छी क्वालिफिकेशन है, लेकिन जब हमने ये देखते हैं कि वो चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में लगे होते तो ये तो क्लर्क की नौकरी है। बिल्कुल। तो उसमें 2022 से तैयारी कर रहे, कोई 2 साल से, 2.5 साल से, 3 साल से, उनका ये कहना था कि एक अवसर आया। और ऐसे भी बहुत सारे रहे हैं बच्चे, ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनकी ओवर एज होने का खतरा हो गया है, क्योंकि एग्जाम 3-3.5 साल बाद हो रहा है। उनको ये लगता है कि ये मौका है, हो सकता है अगला एग्जाम कब हो, तो उन्होंने जी जान लड़ा दी, रात दिन तैयारी की। तो बहुत सारे, देखिए 13,48,000 है। अगर हम ये सौरभ माने 80 या 85% तक भी अपीयर हो, पेपर दे, तब भी संख्या 10.5-11 लाख बनेगी। इतनी भारी संख्या में पेपर दिया जाएगा, उनकी सिक्रेसी कायम करना, उनको चेक करना, उनके बैठने की सुविधा, लाने ले जाने की सुविधा, कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो इमरजेंसी अरेंजमेंट क्या है। तो मेरे को लगता है खुद मुख्यमंत्री बारीकी से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि सरकार की छवि और साख का सवाल है। बिल्कुल। ये पेपर ठीक ठाक हो गया तो सरकार को शाबाशी मिलेगी, वरना विपक्ष के नेता रणदीप सुरजेवाला कई मर्तबा के अब तक 26 पेपर लीक हो चुके हैं हरियाणा में जब से बीजेपी सरकार आई है। कई पेपर टाइम से पहले लीक हो गए, 26 पेपर लीक हो गए, नकल पे बड़े पैमाने पर हो रही, अव्यवस्था रही। इस तरह के ताने और तंज लगातार, खासतौर पर रणदीप सुरजेवाला बीजेपी सरकार पर ये तोहमत लगाते रहे। तो तैयारियां तो फुल प्रूफ है। और आपको ये भी बता दूं, मौसम विभाग का अनुमान है कि 27 तारीख को, 26 और 27 तारीख को बारिश भी हो सकती है भारी। अगर प्रकृति साथ नहीं देती, बारिश भारी होती है तो दिक्कतें भी सामने आने वाली हैं। ठीक है। कुल मिलाकर सरकार की तैयारी पूरी है, बच्चों में भी जोश है। अगर मेहनत की है, रात रात को देर तक पढ़े हैं, डिजर्व करते हैं, नौकरी उनको मिलनी चाहिए, तो ये मौका उन बच्चों के लिए है जो तैयारी कर रहे थे। उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा रहेगा और सरकार की साख भी बनेगी। अब महेश, कितनी बड़ी चुनौती हरियाणा सरकार के सामने
पर्ची खर्ची के बीच, क्योंकि आरोप लगातार विपक्ष लगाता रहा है, हमने देखा भी है, पारदर्शिता बनाए रखना कितनी बड़ी चुनौती है और किस तरह से सरकार उसकी कसौटी पर खरी उतरेगी। क्या तैयारियां पूरी मुकम्मल कर ली गई हैं? देखिए, तैयारियों के लिहाज से तो ये बात कही जा सकती है कि शानदार तैयारियां इस बार देखने को मिल रही हैं। ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जितने भी इम्तिहान पहले करवाए गए, कई बार कैंसिलेशन की ज़रूरत पड़ी और सरकार ने कैंसिल नहीं किए, तो जो उम्मीदवार थे वो कोर्ट तक पहुंच गए और कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणियां की गई वो सरकार के लिए शर्मिंदगी वाली थी। तो साफ तौर से ये बात कही जा सकती है कि नायब सैनी सरकार में ये बेहद ज़रूरी हो गया था कि इस बार जो पारदर्शिता है वो बनी रहे, पेपर लीक ना हो, क्योंकि एक कैपिटल के रूप में हरियाणा उभरता हुआ नजर आ रहा था। राष्ट्रीय संदर्भ में अगर देखने की कोशिश की जाए तो पूरे देश में कहीं इम्तिहान, कहीं बड़े से बड़ा पेपर जो है वो लीक हो या ना हो, लेकिन हरियाणा में जरूर जो पेपर लीक की घटना है वो देखने को मिलती थी। तो ऐसे में अब चुनौती नायब सिंह सैनी के लिए है। विपक्ष भी इस पर अपनी निगाह बनाए हुए थे कि इस बार अगर सरकार से गलती हुई तो फिर जोरदार हमला सरकार पर वो बोल पाएंगे। लगातार विपक्ष इस बात को उठाता रहा है कि कोई भी इम्तिहान हरियाणा प्रदेश में ऐसा नहीं था जो लीक नहीं हुआ हो। हालांकि ग्रुप ए और बी में बाहर के प्रदेशों के काफी सारे लोग जो है वो नौकरी पाने में कामयाब हुए, लेकिन ग्रुप डी की जहां तक बात की जाए, उसके बाद अब सी ग्रुप की भी अगर बात कर ली जाए तो सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि युवाओं में जो आक्रोश की जो सीमा है वो कहीं विस्फोटक ना हो जाए, क्योंकि 13 लाख बच्चे ये इम्तिहान देने जा रहे हैं। कितनों को सरकारी नौकरी सरकार देने जा रही है, ये भी पहले से जाहिर करते तो ज्यादा अच्छा होता। फिलहाल अगर 1% स्टूडेंट्स को भी 13 लाख में से 13,000 को भी अगर एक साल के भीतर ये नौकरी हासिल हो जाती है तो यकीनन फिर सरकार के लिए इसे आप एक उपलब्धि मान सकते हैं। लेकिन 13,000 को नौकरी मिलेगी, बाकी 13,48,000 जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से 13,000 अगर आप निकाल दें तो क्या कुछ स्थिति रहने वाली है समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। फिलहाल बेरोजगारी जो है वो हरियाणा प्रदेश में बेइंतहा बढ़ती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने के दावे सरकार करती रही और जिस तरीके से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को हरियाणा प्रदेश में लाने की कोशिश की गई वो गुरुग्राम तक सीमित हो गए। गुरुग्राम में महंगी जमीनें लेकर ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो बैठ गए, लेकिन उससे बाहर कुछ भी हरियाणा प्रदेश में रोजगार के नाम पर नहीं किया गया। तो फिलहाल तैयारियों के लिहाज से बात कही जा सकती है कि आक्रोश स्टूडेंट्स में ना हो, यही वजह है कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी खासी व्यवस्था की गई है, पेपर लीक ना हो इसको लेकर पुलिस भी पुख्ता इंतजाम अपने रखे हुए। शत्रुजीत कपूर डीजीपी हरियाणा पूरे एक एग्जामिनेशन सेंटर पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं। इंटेलिजेंस के लोगों को लगाया गया है, सीआईडी के लोगों को लगाया गया है और पेपर जो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं वो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं जैसे बैंक अपनी करेंसी को ट्रांसपोर्ट करता है या सेना अपने विस्फोटक सामग्री को ट्रांसपोर्ट करती है। इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये मानकर चलिए कि करो या मरो की स्थिति ये नायब सिंह सैनी के लिए भी है। ये इम्तिहान अगर लीक हुआ तो फिर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ जाएगी और उसका नुकसान ये होगा कि स्टूडेंट्स में जो आक्रोश है वो सरकार के खिलाफ बढ़ेगा। रोजगार की संभावनाएं काफी कम है और बेरोजगारों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। वीरेंद्र जी, बेहद अहम सवाल और बेहद अहम बात जो महेश कह रहे हैं, जो देवेंद्र ने भी कही। 13 लाख से ज़्यादा 13,48,000 तकरीबन छात्र हैं जो परीक्षा देने जा रहे हैं। एक टफ फाइट है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि सरकार जो तैयारियां कर रही है सभी को संतुष्ट कर पाए, कितनी सीटें हैं, ये भी एक सवाल है जो महेश कह रहे हैं कि अगर बता दिया जाता तो भी बेहतर होता, नहीं बताया उसके पीछे क्या है? देखिए, ये सरकार के लिए है, लेकिन 2022 के बाद राजस्थान से अनुभव लिया था तो राजस्थान के अनुभव के आधार पर हरियाणा इसे लागू किया गया जी। और अब इसके आधार पर अब जो क्या हो रही है तो सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। एक तो प्रश्न पत्र लीक ना हो और पारदर्शिता बनी रहे, सही जाए, प्रश्न पत्र सही आए। जो सरकारी भर्ती एजेंसी स्पष्ट किया है कि 25% जो प्रश्न होगा वो हरियाणा से संबंधित होगा, से बाहर के ना हो, ताकि छात्रों को इस बात की सुविधा दी गई है। और ये सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, प्रश्न पत्र लीक ना हो। तो इसलिए सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं। जो कोचिंग सेंटर है वो बंद है, मोटरस्टेट बंद करने का विकल्प भी दिया। तो सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है, माफिया भी उतना सक्रिय है जी। माफिया की गतिविधियां सरकार से ज्यादा तेज
तो ऐसे में सरकार को पहली निगाह की आवश्यकता है। तो ये बात तो बड़ी स्पष्ट है, सरकार जितनी भर्तियों की संख्या है ये नहीं कर पा रही। देखिए ये परीक्षा अंतिम नहीं है, ये तो पात्रता की परीक्षा है। इसके अलावा जितनी उसके हिसाब से परीक्षा होगी वो अलग। जी आपकी वॉइस, हाँ क्षमा के साथ रोकना चाह रहा हूँ, आपकी वॉइस क्लियर नहीं जी। स्पष्ट करने का कोई कारण नजर नहीं आता। तो सरकार की अपनी एक कार्य, देखिए बिना खर्ची सरकार का ध्येय बैठा था और ध्येय वाक्य के आधार पर जो चुनाव में। वीरेंद्र जी आपकी वॉइस मेरे तक क्लियर नहीं आ रही है, मैं क्षमा के साथ आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। लेकिन इस बीच देवेंद्र, सबसे बड़ी जो तैयारियां हैं वो तैयारियां तो पूरी हैं, और जो आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं पर भी पूरा उतरना है सरकार को। तो डबल चुनौती, डबल चैलेंज है सरकार के सामने। एक तरफ नकल को रोकना, पेपर लीक एंड मोमेंट पर भी हो जाता है, कई बार हमने देखा कि भाई 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले भी हो सकता है। तो चुनौतियां काफी बड़ी हैं सरकार के सामने, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए सौरभ, पिछले जो हमने देखे हैं कुछ साल से, जो सरकारी नौकरियों के या स्कूल कॉलेज के भी पेपर होते हैं या एडमिशन के लिए जो प्री एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें भी बहुत सारे 26 पर्चे तो रणदीप सुरजेवाला को मैंने कहते हुए देखा कि लीक हो गए, सरकार कर क्या रही है। सरकार की बदनामी होती है। जो बच्चे पढ़ते हैं, आप देखिए लीकेज होने का मतलब क्या है, पेपर दोबारा लिया जाएगा या रीसेट किया जाएगा, कुछ क्षेत्रों में दोबारा ले जाएगा। बच्चों का जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इंटेलिजेंट, उनका मन टूट जाता है। बिल्कुल। दूसरी बात आपको बता दूं सौरभ, पिछले जो भी लीकेज हुई है, पेपर लीक हुए हैं या पेपर की फोटोकॉपी बाजार में बिकी है एंड एग्जाम से पहले, या बहुत सारे परीक्षार्थी दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए पकड़े जाते हैं, क्योंकि जो इंटेलिजेंट होते हैं वो बच्चे दूसरे की जगह परीक्षा दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। बिल्कुल। तो हरियाणा में ये समझता हूं नकल का एक हब बन चुका है। जो कोचिंग सेंटर्स है, जो जांच हुई है, जो पिछले मामले इस तरह के आए हैं, जांच में एक बहुत सारे लोग वो है जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, नौकरी की कोचिंग देते हैं, उनकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट मिलती है। और हरियाणा के जो पर्चे लीक हुए हैं, ये हरियाणा वाले तो होते हैं, हरियाणा वाले बाहर बिहार में भी, यूपी में, मध्य प्रदेश में, वहां भी, राजस्थान में जहां जहां पर्चे लीक हुए हैं, हरियाणा वालों की भी इन्वॉल्वमेंट रही है। एक पूरा गिरोह संगठित तरीके से काम करता है और उनमें कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोग भी होते हैं। तो मैं ये समझता हूं, भले ही बच्चों को परेशानी हो, बस में खड़ा रह के जाना पड़े, धक्के खाने पड़े, लेकिन परीक्षा मेरिट के हिसाब से हो, उनकी तसल्ली हो। नौकरी पाना सबसे बड़ी पहली जरूरत है, उनकी प्राथमिकता भी। भले ही बस में परेशानी हो, सुविधा पूरी ना हो, लेकिन एग्जाम हो जाए, पूरे सिस्टम से सही संचालन हो जाए। बाकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, देखिए मैं आपको बताता हूं, ये जो एग्जाम पास करेंगे जी, जो एग्जाम पास करेंगे 13,48,000 में से मान लो 11.5 लाख या 12 लाख अपीयर होते हैं, बाकी बच्चे नहीं जाते। ऐसा ही होता है, 80-85% अपीयर होते हैं। उनमें जो जितने पास होंगे, मान लो 10वां हिस्सा पास होता है, 12वां 15वां होता है, बाकी तो आउट हो जाएंगे। उनकी मेरिट लिस्ट बनती है। जैसे जैसे नौकरियां निकलेंगी डिपार्टमेंट्स में, जैसे जैसे मिलेगी, मेरिट लिस्ट के हिसाब से उनको प्लेसमेंट दी जाएगी, उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा कि जो ऊपर के मेरिट वाले उनको जल्दी नौकरी मिलेगी। रिक्तियों की सूची बनेगी और जो जो मेरिट वाले हैं उनको उस तरीके से। लेकिन परीक्षा पास करने के बाद भी 2-3 साल इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि परीक्षार्थी ज्यादा हैं और नौकरियां कम हैं। तो परीक्षा पास करने के बाद 2-3 साल भी इंतजार करना पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक है। महेश, जो इस बार नकल रोकने के लिए यूएमसी लागू किया गया है, अनुचित साधन प्रयोग जो अप्लाई किया गया है, क्या वो पर्याप्त है और क्या वो सटीकता पर सही बैठता है? क्या वो ये कैस इस बात का दावा कर सकता है कि हाँ निष्पक्षता रहेगी जिस स्तर पर सरकार तैयारियां कर रही है? देखिए, नकल रोकने को लेकर तो सरकार कानून भी बना चुकी है, उसमें संपत्ति के कुर्क करने की बात जो है वो भी रखी गई है। इसके अलावा कई साल तक सजा का प्रावधान भी यहाँ पर रखा है। मेरे हिसाब से करीब 10 साल तक की जो अधिकतम सजा है वो इसमें रखी गई है। तो ये मानकर चलिए कि कानून बनाने के लिहाज से तो सरकार पुख्ता तैयारियां पहले से कर चुकी है, लेकिन इस बार एक्टिवेशन की बात है कि किस तरीके से एक्टिवेशन उन तमाम कानूनों का किया जाएगा। कानून के जरिए जो सख्ती की जा सकती थी वो की गई है। फिलहाल इम्प्लीमेंटेशन की बात है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरीके से मैंने जानकारी दी कि इंटेलिजेंस के लोगों को भी इसमें लगाया गया है, सीआईडी के लोगों को लगाया गया है, खुद डीजीपी शत्रुजीत कपूर पूरे
एग्जामिनेशन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। और जैसा मैंने जिक्र किया कि जो क्वेश्चन पेपर्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कि ट्रक को भी पूरी तरह सील किया गया है, छत को सील किया गया है, ताकि छत को भी किसी तरीके से काट कर उसकी जो है पैकेजिंग को काट कर किसी भी तरीके से इम्तिहान की जो कॉपी है वो नहीं निकल पाए। फिलहाल एक पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन जैसा जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि लास्ट मिनट पर भी बहुत कुछ होता है, बल्कि इम्तिहान शुरू होने के बाद भी कई बार पेपर लीक होकर बाहर आ जाता है और सॉल्व होकर बाहर से वापस एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर जो है कॉपी पहुंच जाती है और उसके हिसाब से ABCD जो मार्किंग है वो कर दी जाती है। जरूरी नहीं है कि इम्तिहान पेपर से पहले लीक हो, इम्तिहान के दौरान भी अगर लीक होता है तब भी एक बड़ा नुकसान जो है वो पढ़ने वाले बच्चों को हो सकता है। तो ऐसे में आखिरी क्षण तक, आखिरी इम्तिहान तक, आखिरी जो शिफ्ट तक, दोनों दिन इस इम्तिहान की जो शुचिता है उसे बनाए रखने की जरूरत यहां पर सरकार के सामने खड़ी है। और दिन रात पुलिस के जो अधिकारी हैं इस पूरे एग्जामिनेशन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी सूरत में कोई एक सिंगल इंस्टांस ऐसा ना हो जिसमें पेपर लीक की बात सामने आए। फिलहाल एक चुनाव आयोग जिस तरीके से व्यवस्था करता है उस तरह की व्यवस्थाएं, मतदान को लेकर जो चुनाव आयोग की व्यवस्था एक पोलिंग बूथ पर, पोलिंग सेंटर पर देखने को मिलती है, उस तरह की व्यवस्था यहां पर खड़ी करने की कोशिश प्रशासनिक स्तर पर की गई है, ताकि कोई भी एग्जाम लीक होने का एक सिंगल जो मामला है वो सामने नहीं आए। अब कितनी कामयाबी मिलेगी तो इम्तिहान के खत्म होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन तैयारियों के लिहाज से ये कहा जा सकता है कि अच्छे इंतजाम इस बार रखे गए हैं, दूध के जले हैं, छाछ को फूंक रहे हैं। बिल्कुल वीरेन जी, जो तैयारियां हैं, जो सरकार की तैयारियां हैं, परीक्षार्थी तो तैयारी कर ही रहे हैं, क्योंकि 3 साल बाद जब ये परीक्षा हो रही है जाहिर सी बात है उत्साह भी होगा। कुछ ऐसे परीक्षार्थी हैं जो दिव्य ने जिक्र किया, जिसका जिक्र महेश ने भी किया कि भाई उनकी एज भी ओवर एज हो रहे होंगे, उनको भी उत्साह होगा कि भाई हमें मौका मिले और हम इस बार बेहतर कर पाएँ। अब सवाल यह है कि जो इंटरनेट सर्विसेज की बात की जा रही है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे उसके आसपास इंटरनेट सर्विसेज को भी ठप कर दिया जाएगा अगर ज़रूरत पड़ती है तो। संवेदनशील जो क्षेत्र होंगे उन पर, तो संवेदनशील अगर सेंटर्स की बात की जाए तो उसमें क्या कुछ पता लग पाया है सरकार के द्वारा, पॉइंट आउट किया गया है कि कौन कौन से संवेदनशील सेंसिटिव जोन्स हैं, सेंसिटिव सेंटर्स हैं, क्या बताया गया है और उन पर और ज़्यादा सख्ती बरतने को सरकार प्रतिबद्ध है, ऐसा है कुछ? देखिए, सरकार ने चिन्हित किए हैं गुप्ता रिपोर्ट के आधार पर, जहां पर मान लगाया जाता है कि वहां पर ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, तो सरकार के अपने स्तर पर इनपुट के आधार पर क्या है तो वहां विशेष सतर्कता भी बरती जा रही है। और इसके देखिए सरकार के मापदंड हैं और कार्यों की भी एक सूची बनाई गई है, तो इस तरह सरकार काफी सजग है। लेकिन इसके साथ साथ तो तिथियां तय की गई है, लोगों को आपत्ति हो सकती है क्योंकि तीज का त्योहार भी है, इन जो है राज्य परिवहन की आना जाना रहता है। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री जी से कहकर करा दिए हैं कि जो ये सीपी छात्र जाएंगी उनके अंदर जा सकते हैं, तो तीज का त्योहार है, तो ऐसा लगता है कि पहले से ही तय कर लिया, अगर इस बचा जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन सरकार अपने स्तर तय इससे अलग बाकी सरकार ने व्यापक प्रबंध किए। ठीक है, तो देखते जो भी पिछले में रह गई उसको दूर करने का प्रयास किया गया, ऐसी आशा की जानी चाहिए इस बार रूप से और अच्छे संचालन में होगी। ठीक है देवेंद्र, अब सवाल थोड़ा सा तैयारियों के अलावा भी व्यवस्थाओं पर भी कर लिया जाए। लोग जो हैं, आम लोग हैं, जाने आने वाले, उन पर भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पहुंचेंगे। क्या आम लोगों को सहूलियत के लिए कुछ ट्रैफिक को लेकर रूट डाइवर्जन या कुछ ऐसे वैकल्पिक विकल्प सुझाए गए हैं सरकार के द्वारा, क्योंकि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और रोडवेज की बसों की किल्लत का सामना आम लोगों को भी करना पड़ेगा? क्या उनको कुछ ऐसी एडवाइजरी या गाइडलाइंस दी गई हैं कि परीक्षा के समय पे वो ना निकलें या फिर कोई वैकल्पिक तौर पर विकल्प अपनाएं? देखिए सौरभ, 12,000 बसों का इंतजाम है जिनमें ज्यादातर रोडवेज की हैं। हाँ। लेकिन रोडवेज के अलावा जैसे स्कूल कॉलेज की बसें हैं या प्राइवेट ऑपरेटर्स ट्रांसपोर्ट है, उनकी बसें भी हायर की गई हैं। ट्रांसपोर्टेशन का जिम्मा रोडवेज को दिया गया है, रोडवेज अपनी बसें भी चलाएगा, लेकिन ज्यादातर जो मेरे को लगता है 60 से 70% बसें रोडवेज की सभी डिपो पे एवरेज वो इस काम में लगाई जाएंगी।
और मानवीय आधार पर देखा जाए बच्चों के रोजगार की बात है, 2 दिन तकलीफ तो रहेगी। वैसे शनि इतवार को वीकेंड होता है, छुट्टी भी होती है, संडे को तो छुट्टी होती है, सैटरडे का थोड़ा सा है कि सैटरडे को वर्किंग होती है, प्राइवेट सेक्टर की फैक्ट्रियां भी खुलती हैं, दुकानें भी खुलती हैं, बाजार भी खुलते हैं। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से भी ये अलर्ट किया गया है कि जब परीक्षा का टाइम है, वैसे तो देखिए जो बच्चे अब सुबह अगर 10:15 पेपर शुरू होना है या 10 बजे होना है तो 1 घंटा पौना घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा। और ये भी कहा गया है जो धार्मिक चिन्ह है, जैसे कृपाण है, कृपाण को अंदर ले जाने की अनुमति होगी। मंगलसूत्र है, पहले एक टाइम ऐसा था हरियाणा में एग्जाम हुआ, मंगलसूत्र तक को बालिया महिलाओं की नोज पिन जो होती है नाक, वो भी उतरवाई गई थी। बड़ा महिलाओं में गुस्सा था इस बात को लेके कि मंगलसूत्र तो हमारे सुहाग का प्रतीक है, उसको भी उतरवाया गया था। लेकिन अब ये है कि मंगलसूत्र को ले जाने की कृपाण जो सरदार रखते हैं सिख धर्म में या और धार्मिक चिन्ह है, उनको अंदर ले जाने की वो है, लेकिन उनको 45 मिनट आधा घंटा पहले पहुंचना होगा। तो पूरा दिन एग्जाम भले ही पूरे 2 घंटे का, लेकिन पूरा दिन गहमा गहमी रहेगी। इतवार का दिन छुट्टी का दिन है, लोगों को भी पता है कि पूरे हरियाणा में एग्जाम हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। आप देखिए सबसे ज्यादा सेंटर फरीदाबाद बनाए गए हैं, नंबर 2 पे गुरुग्राम में, 153 सेंटर चंडीगढ़ में भी। जो चंडीगढ़ में एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं हरियाणा गवर्नमेंट के या और लोग हैं हरियाणा के चंडीगढ़ में रहते हैं, बड़ी तैयारी, बच्चे भी पेपर दे रहे। तो समय थोड़ा कम है देवेंद्र, मुझे रोकना पड़ेगा। हाँ, तैयारियां लगातार बढ़ी हैं और इस तैयारियों के बीच सरकार कितना उन पर कसौटी पर खरा उतरती है, सवाल सरकार की आगे बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।